बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि स्टूडेंट ये हमारी चैप्टर 2 की तीसरी वीडियो है जो कि कंटिन्यूएशन है बेसिकली चैप्टर 2 का। और लास्ट 2 वीडियोस मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की अपलोड कर दी थी, वो कंप्लीट हो गई हैं और फिर आगे ये चैप्टर 2 की कंटिन्यूएशन है, तो हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये लास्ट क्लास में आपको याद होगा वीडियो के अंदर भी मैंने बात की थी कि 3 किस्म की स्किल्स मैंने बताई थी, आपको याद होगा, टेक्निकल, ह्यूमन एंड कॉन्सेप्चुअल। ठीक है, तो इसके अंदर अगर आप देखें तो सबसे पहले अगर आप इस ब्लॉक को देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो जगह को पैट की है वो ह्यूमन स्किल्स ने की हुई है। यानी कि जो ह्यूमन स्किल है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा जगह को पैट ले रही है। ठीक है, और उसके बाद कॉन्सेप्चुअल जैसे मैंने आपको बताया था, और उसके बाद टेक्निकल स्किल। और यहाँ पे आप ये देखें ये मैनेजमेंट लेवल है, यानी कि अगर आप टॉप लेवल पे जाएंगे तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे ह्यूमन स्किल आप देखें सबसे ज़्यादा जगह ले रही है, उसके बाद कॉन्सेप्चुअल स्किल उससे कम जगह ले रही है, और सबसे आखिर में टेक्निकल स्किल देखें थोड़ी सी जगह ले रही है टॉप मैनेजमेंट पे, यानी कि सीईओ की लेवल पे आप जाएंगे। अगर आप मिडिल मैनेजमेंट पे बात करेंगे तो आप देखें कि तीनों स्किल थोड़ी थोड़ी करके 19-20 के फ़र्क से जगह ले रही हैं। लेकिन जब आप सुपरवाइजरी यानी सबसे लोअर लेवल पे आ जाएंगे तो आप देखें कि सबसे ज़्यादा जगह टेक्निकल स्किल ले रही है, जो मैंने आपको बताया था, और सबसे कम जगह कॉन्सेप्चुअल स्किल ले रही है। और ह्यूमन स्किल आप ये देखें कि तीनों में ही जो है वो मोर और लेस यूज़ हो रही है, लेकिन इन दो के मुकाबले में ह्यूमन स्किल का यहाँ पे आप सबसे देखें कि कम है। सबसे ज़्यादा इसमें, सबसे कम इसमें, और फिर सबसे कम इसमें। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसमें, उससे कम इसमें, और फिर सबसे कम इसमें। तो ह्यूमन स्किल आप देखें कि सबसे कम इसमें जगह ले रही है इन दो के मुकाबले में। कॉन्सेप्चुअल स्किल का बहुत ही थोड़ा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर उस स्लाइड पे भी किसी स्टूडेंट को क्लियर नहीं हुआ था कि किस लेवल पे कौन सी स्किल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप यहाँ देख लें टॉप मैनेजमेंट में ह्यूमन स्किल नंबर 1 है, कॉन्सेप्चुअल स्किल नंबर 2 है, और सबसे आखिर में टेक्निकल स्किल है। तो ये जो ब्लॉक डायग्राम है या ब्लॉक है आपको वाज़ेह तौर से बता रहा है। इसी तरीके से सुपरवाइजरी मैनेजमेंट के अंदर या मिडल मैनेजमेंट में यहाँ पे साफ आप देख सकते हैं कि कौन सी स्किल कितनी जगह ले रही है। ये दोबारा वही चीज़ रिपीट हो रही है, उसके बाद जो है थोड़ा सा उसको एलैबोरेट करने के लिए जो हमने लास्ट क्लास में बात की थी और ये हम कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ से एक नई चीज़ शुरू हो रही है, द लीडर्स एज अ कोच। वैसे तो लीडरशिप का एक बाकायदा पूरा टॉपिक है और मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर इसकी लीडर की मैंने पूरी वीडियो बना के डाली हुई है, तो आप उसको देख सकते हैं। लेकिन वो अभी नहीं देखनी, वो हम मिनट के बाद देखेंगे आखिर में, क्योंकि वो आखिर का टॉपिक है और आपकी बुक में भी आखिरी चैप्टर है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि बात हुई है तो एक जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन मैं बता दूँ कि कोच और लीडर में क्या फ़र्क होता है। देखो, एक होता है मैनेजर, एक होता है लीडर, और एक होता है कोच, और एक होता है मेंटर। ये 4 चीज़ें हैं। आप अपने पास नोटबुक में ये नोट कर लो। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैनेजर, लीडर, कोच और एक मेंटर। मैनेजर हम पढ़ चुके हैं, लीडर भी काफ़ी हद तक हम देख चुके हैं कि वो बंदा जो कि मोटिवेट करता है, वो बंदा जो कि इंस्पायर करता है, वो बंदा जिसके फॉलोवर्स होते हैं, वो बंदा जो कि डायरेक्शन देता है, दैट इज़ कॉल्ड लीडर। ठीक है, अब आते हैं कोचिंग की तरफ। कोच के ऊपर बड़ी अहम बात मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ, क्योंकि लोगों को ये नहीं मालूम कि लीडर और कोच में क्या फ़र्क है या मेंटर और कोच में क्या फ़र्क है। देखो, मैनेजर तो हटा दो, बहुत आसान सी बात है। अब आ जाओ लीडर के ऊपर। ये भी समझ आ गया कि भाई कायदा मोहम्मद अली जिन्ना, द वन एंड ओनली लीडर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, जो विजन देता है, मिशन देता है, डायरेक्शन देता है, जिसके फॉलोअर्स होते हैं, चाहने वाले होते हैं, मानने वाले होते हैं। तो लीडर भी हमने काफ़ी हद तक समझ लिया। इसमें जो मुश्किल चीज़ें समझना वो कोचिंग है, क्योंकि लोगों को कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है कि कोच है क्या। कोच जो है वो ना तो डायरेक्शन देता है, ना विजन देता है, ना मिशन देता है। कोच का ये काम नहीं होता। कोच का काम होता है आपका इनर सेल्फ बाहर निकालना। कैसे? मिसाल के तौर पे, जैसे कि प्रोफेशन है स्पोर्ट्स का, एथलीट, स्विमिंग एक प्रोफेशन है, बॉडी बिल्डिंग एक प्रोफेशन है। आप अच्छा, क्रिकेट सबसे बड़ी मिसाल, ये क्रिकेट आप देखते हो, इसमें कोच होता है। बॉब वुलमर एक कोच था। ठीक है, आपको याद होगा आजकल पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोई कोच चल रहा है, या बॉडी बिल्डिंग में कोच है, या स्विमिंग में कोच है, क्रिकेट में कोच है, हॉकी के अंदर कोच है। क्या काम होता है कोच का? कोच का काम कभी भी टेक्निकल एक्सपर्टीज को उजागर करना नहीं होता। कोच का काम क्या होता है? मैं आपको मिसाल दूं। एक बॉक्सिंग का चैंपियन था मोहम्मद अली, अब उसका इंतकाल हो गया। पाकिस्तानी निजात नहीं, पाकिस्तानी निजात तो वो है, आमिर है। मोहम्मद अली जो बॉक्सिंग का ये चैंपियन थे, ठीक है। तो उसकी जब कोचिंग होती थी, तो उसकी कोचिंग, उसका जो कोच होता था वो क्या कहता था कि जब वो ट्रेनिंग कर रहा होता था, रैप कर रहा होता था, और वो हार जाता है, मिसाल के तौर पे एक बंदा रैप्स मार रहा है, वो हार जाता है, उसके अंदर हिम्मत नहीं है, उस वक्त कोच का काम शुरू होता है। कोच क्या कहता है? वंस मोर,
यानी कि आपको हिम्मत दिलाते उस स्टेज पे जब आप हिम्मत हार रहे हो। उस वक्त वो कोई टेक्निकल बात अगर कर रहा है, डैट इज़ ओके, लेकिन उसकी प्राइमरीली जॉब डिस्क्रिप्शन में वो नहीं है। एक एडिशनल ज़रूर हो सकता है कि अगर तुम गलत रैप मारो तो तुम्हें बताया कि नहीं यार ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं, ऐसे शॉट नहीं खेलते, ऐसे खेलते हैं, बॉल ऐसे नहीं ऐसे कराते हैं, ठीक है। लेकिन कोचिंग का जो प्राइमरी रोल है वो क्या है कि आपको उस वक्त, जिस वक्त आप हिम्मत हार रहे हो, उस वक्त आपको हाथ पकड़ के रास्ता क्रॉस कराना। समझ आ रही है बात? ये कोचिंग का प्राइमरी रोल है। उधर ज़रूरी नहीं कि वो इतना टेक्निकल हो सकता है उसको टेक्निकल चीज़ ना मालूम हो, लेकिन वो उसका प्राइमरी रोल भी नहीं है। प्राइमरी रोल क्योंकि वो चीज़ हो जाती है ट्रेनर, उसको कहते हैं ट्रेनर, उसको सारी टेक्निकल इन एंड आउट्स का पता होता है, वो ट्रेनर है। कोच अलग है, ट्रेनर अलग है। अभी तुम लोग को ये नहीं पता कि कोच, ट्रेनर, मेंटर, लीडर, मैनेजर में क्या फ़र्क है। हर बंदा हर वर्ड यूज़ कर रहा होता है, ऐसा नहीं है। कोच अलग है, ट्रेनर अलग है। कोच का क्या रोल है, जब आप हिम्मत हार रहे हो, स्विमिंग आप कर रहे हो, आप स्विमिंग सीख रहे हो, अब आप हिम्मत हार रहे हो, ठीक है, वहाँ से कोच का काम शुरू है। बॉडी बिल्डिंग आप कर रहे हो, आप रैप्स कर रहे हो, तो कोच कहते हैं वंस मोर, ठीक है। इसी तरीके से क्रिकेट के अंदर बॉब वुलमर किसी तारुफ का मोहताज नहीं, कोच है, ठीक है, यह था, अब उसका इंतकाल हो गया, जो भी है। वो क्या करता है कि आपको इनर सेल्फ, यानी कि जब आप हिम्मत हारो, आपको उस वक्त उस पॉइंट पे मोटिवेट करता है। तो ये कोच का काम है। अब समझ आया, मैनेजर, लीडर, कोच। आगे चलते हैं। एक चीज़ होती है ट्रेनर। ट्रेनर आपको टेक्निकल चीज़ बताता है, हर चीज़ की टेक्निक के, यार इसको एंगल इस तरीके से रखो, इसका वेट इतना रखो, ये सारी टेक्निकल इन एंड आउट्स, टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, ये आपको ट्रेनर बताता है। ये बात समझ आ गई? आखिर में मेंटर को भी डिस्कस कर लेते हैं, जो यहाँ पे नहीं है, लेकिन हम आगे कहीं ना कहीं देखेंगे। देखो, मेंटर एक टीचर होता है, जैसे मैं आपका इस वक्त मेंटर हूँ, मैं आपका कोच नहीं हूँ, ठीक है, मैं आपका मेंटर हूँ, ठीक है। मेंटर ट्रेनर जो है, क्या नाम है, आपका टीचर होता है, जो आपको तालीम देता है, जो आपकी ट्रेनिंग इन अ सेंस के आपकी तालीम व तरबियत करता है। तो मेंटर इज़ लाइक अ टीचर। तो ये बड़ा टेक्निकल डिफरेंस है कि लोग कोच को कंपेयर कर लेते हैं लीडर के साथ कि यार कोच भी वही काम करता है जो मैनेजर करता है। ऐसा नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, जो आप कॉपी पे लिख लो, क्योंकि जब बोर्ड होता था तो मैं चीज़ें बोर्ड पे बताता था। तो कोच जो होता है, आप अक्सर देखते होगे, उसके अंदर होता है, स्पोर्ट्स के अंदर होता है, एथलीट वगैरह इसकी हेल्प आउट के लिए होता है, ठीक है। देखो, ये मैनेजमेंट और लीडरशिप, अब आपके सामने थोड़ी सी चीज़ें कंपैरिजन में क्लियर हो रही होंगी कि मैनेजमेंट का मकसद सॉल्व प्रॉब्लम्स है, इमीडिएट रिजल्ट्स है, कि क्रिएट स्ट्रक्चर से, डेलीगेट कंट्रोल है, कि डेलीगेट का मतलब ये कि आप अपने लोअर लेवल पे कंट्रोल को डेलीगेट करो, ऑर्गेनाइज करो, वगैरह वगैरह, वही सारी चीज़ें जो हमने पहले पढ़ी हैं। लीडरशिप का काम क्या है, मैनेज प्रॉब्लम सॉल्विंग है, लॉन्ग टर्म व्यूज़ है, विजन है, इन्वॉल्व पीपल है, कल्चर डेवलप करना। लीडरशिप का काम, कोच अभी हमने पढ़ा है, लोगों को एम्पावर करना, ग्रैंड डिज़ाइन, पर्पस, पावर फ्रॉम बिल्डिंग, ठीक है। ये सब काम किसका है? उसका है, लीडरशिप का है। ये आ गई कोचिंग की सारी डेफिनेशन, ठीक है। अब कोचिंग की डेफिनेशन क्या है? इट्स अबाउट आस्किंग नॉट टेलिंग, यानी कि मैं तुम्हें ना बताऊं बल्कि तुमसे पूछूं तुम क्या चाहते हो। इट्स अबाउट लेटिंग इट आउट रादर देन हैमरिंग इट इन, यानी कि मैं तुम्हारे अंदर से निकालूं, जैसे मैंने कहा ना कि इनर सेल्फ को निकालना है, तुम्हारे अंदर से निकालूं, तुम्हारा पोटेंशियल निकालूं, वो मेरा काम है एज अ कोच। अगर तुम कोई एक्सरसाइज कर रहे हो तो उस टाइम पे एज अ कोच मैं तुम्हें मोटिवेट करके, जहाँ तुम 2 मारते हो रैप्स, वहाँ मैं तुम्हें 4, जहाँ 10 मारते हो वहाँ 15। अगर क्रिकेट की बात करते हो, इसी तरीके से वहाँ पे अलग है। इसी तरीके से स्विमिंग एक प्रोफ़ेशन है, हॉकी एक प्रोफ़ेशन है। अगर आप उसमें बात करते हो तो जहाँ पे आप 2 घंटे लगाते हो, वहाँ कोच 2.5 घंटे या 3 घंटे लगवाता है। ठीक है? ये कोच का काम है। इट्स अबाउट रिलीज़िंग पीपल्स पोटेंशियल। देखो, वही चीज़ आ गई जो मैं बार-बार कह रहा हूँ कि पीपल का पोटेंशियल रिलीज़ करना, इनर पोटेंशियल को पहचान के उसको बाहर निकालना। अब इसमें कोई टेक्निकल नहीं है। हो सकता है कोच को नहीं पता कि यार आप कैसे मार रहे हो सकता है गलत मारो, वहाँ पे ट्रेनर आएगा, ट्रेनर आपकी हेल्प करेगा। और बाज़ औक़ात आजकल कोच प्लस ट्रेनर ही चलता है, यानी कोच को थोड़ी टेक्निकल चीज़ें भी पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं, इट्स अबाउट हेल्पिंग समवन टू गेट द बेस्ट परफॉर्मेंस आउट ऑफ देमसेल्व्स। ये वही बात हो रही है कि आप हेल्प करो कि बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो लेके आओ। स्टेट ऑफ आर्ट लीडरशिप अप्रोच, ऑब्वियसली कोच अगर लीडरशिप का रोल अदा कर रहा है, दैट्स एन एडिशनल पॉइंट, बट अगेन वही बात कि ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इट्स अबाउट स्टेपिंग बैक एंड हैंडिंग ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इम्प्रूवमेंट। हमेशा कोच आपके पीछे खड़ा रहता है, आपको गिरने नहीं देता, ठीक है। इट्स अबाउट टर्निंग प्रॉब्लम्स इनटू गाइडेड लर्निंग एक्सपीरियंस। जो प्रॉब्लम है उसका अच्छा गाइडेड लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो बनाता है। इट्स अ माइंड सेट, ये एक माइंड सेट है। तो यहाँ समझ आ रहा है कि कोच का एग्जैक्ट काम क्या है, सही है। तो ये बेसिकली कोच का काम है।
अच्छा, ये जो सामने इस वक्त आपको पिरामिड नज़र आ रहा है आगे की स्लाइड पे, ये बड़ा अहम पिरामिड है, सारी ज़िंदगी काम आएगा आपके, सारी ज़िंदगी। ये पिरामिड पहले मैं बता दूं क्या है। ये एक समंदर है, समंदर के ऊपर वाली आइसबर्ग सॉरी आइसबर्ग है। तो आइसबर्ग के ऊपर आप देखो, ये बिहेवियर का है, बिहेवियर लिखा हुआ है, यानी कि आइसबर्ग होता है ना, उसके ऊपर की चोटी पे से बिहेवियर लिखा होता है, और उसके नीचे जो चीज़ें नज़र नहीं आ रही, जो समंदर के अंदर है, वो खुद आपके सामने क्या क्या लिखी हुई है, आप खुद देख लो। एटीट्यूड है, वैल्यू है, बिलीफ है। सबसे नीचे बिलीफ है। बिलीफ क्या है? मिसाल के तौर पे ये रिलीजियस बिलीफ भी हो सकता है, या आपके अंदर की कोई चीज़ भी हो सकती है जो सदियों से आबा अजदाद से चला आ रहा है, इनहेरिटेंस जिसे कहते हैं। वो जो बिलीफ है मिलके वैल्यू बनाता है। वैल्यू क्या है? जैसे हमारी फैमिली वैल्यूज़ हैं, ठीक है ना। बड़े सगीर पाको हिंद में हमारी क्या है, फैमिली वैल्यूज़ हैं, कि भाई ईद पे आपके ये करना है, बकरीद पे करना है, सब कहाँ से आए? ये फैमिली वैल्यूज़ हैं, ठीक है। इसी तरीके से सोशल वैल्यूज़ अलग होती हैं, मोरल वैल्यूज़, अखलाकियात वो अलग होती हैं, ठीक है। लीगल वैल्यूज़, कानूनी तकाजे वो एक अलग होते हैं। समझ आ गई बात? ये वैल्यू और बिलीफ मिलके आखिर में बनाते हैं एटीट्यूड। एटीट्यूड जो है कि यार मेरा तो काम करने का एटीट्यूड ही नहीं है, आप मुझसे लाख मेहनत करवा लो, मैंने तो काम करके ही नहीं देना, ये एटीट्यूड है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। आपने देखा होगा कुछ लोग अच्छे एटीट्यूड के होते हैं, लर्निंग एटीट्यूड के होते हैं, कुछ लोग जितना समझा लो नहीं आते क्लास में टाइम पे, ठीक है, वो एटीट्यूड प्रॉब्लम है। लेकिन वो एटीट्यूड प्रॉब्लम बना किससे? ये एरो क्या बता रहे हैं? नीचे नीचे आओ, वैल्यूज़, वैल्यूज़ ही ख़राब है लड़के की, कैसे बनेगा? बिलीफ, और वैल्यू किससे बनी है? बिलीफ से। यानी ये नीचे से कैंसर पैदा होता हुआ नजर आया तो ऊपर आया एटीट्यूड पे। समझ रहे हो बात? और फाइनली ये तीनों चीजें मिलके बिहेवियर जो कि नजर आता है, बिहेवियर को इसलिए यहाँ पे रखा गया है पिरामिड के ऊपर वाली पोजीशन पे, क्योंकि ये नजर आता है। आप बिहेव करोगे, किसी को आपने गाली दे दी, किसी को आपने अच्छा कह दिया, किसी को बुरा भला कह दिया, ये बिहेवियर है। लड़ाई कर दी, हाथ उठा लिया किसी पे, ये बिहेवियर है, नजर आ रहा है, लोग देख रहे हैं, इसका सबूत मौजूद है। लेकिन जो चीज नजर नहीं आ रही वो एटीट्यूड, वैल्यू, बिलीव है जो आपके अंदर है। अब बात समझ रहे हो मेरी? तो बिहेवियर तो नजर आ रही, यही वजह है कि पिरामिड के इसको ऊपर रखा गया। जो चीजें नजर नहीं आ रही बेटा वो ये है। तो ये पिरामिड समझना बहुत ज़रूरी है। और ये एक आइसबर्ग है। आइसबर्ग में जो ये वाला पार्ट है जिसमें आप कर्सर देख रहे हो, ये बिहेवियर वाला पार्ट है, और ये ऊपर रखा गया है समंदर के ऊपर। ऊपर से मुराद ये कि ये नज़र आ रहा है, ये किश्ती में लोग आ रहे हैं, नज़र आ रहे हैं इनको करिए। लेकिन ये बना किससे? ऐसे नहीं बना, ये आपके एटीट्यूड से बना है। क्या आपका एटीट्यूड ही अच्छा नहीं है? और एटीट्यूड किससे बना है? वैल्यूज से बना है। वैल्यूज सकाफत जिसे कहते हैं आप, ठीक है। और वैल्यूज किससे बनी है? आपके बिलीफ से बनी है कि आप किस पे यकीन रखते हो, आपके मोरल वैल्यूज क्या है, आपकी सोशल वैल्यूज क्या है, ठीक है। बिलीफ आपका कैसा है? यहाँ देखो ना, एटीट्यूड की मिसाल ये दे रहा है, माई बॉस प्रोमोटेड माई कुलीग लेस डिजर्विंग इंस्टेड ऑफ मी, कि मेरे बॉस ने जो है वो मेरे कुलीग को जो है वो क्या कर दिया, अपना प्रमोट कर दिया, ठीक है। इस और वो नहीं करता था, डिजर्व नहीं करता था। अब ये एक तरीके से जेलिसी का यार एटीट्यूड है, वो अच्छा एटीट्यूड भी रख सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लो। अच्छा, कॉग्निटिव डिसोनेंस जो है वो क्या चीज़ है, ये हमें थोड़ा सा देखना है। ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि कॉग्निटिव का ताल्लुक आपके इंटरनल माइंडसेट से होता है, आपके सोच विचार से होता है, ठीक है। ये हम स्लाइड देखते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल आइसबर्ग, ऑर्गेनाइजेशनल आइसबर्ग में क्या है, ये वही स्लाइड है, थोड़े से डिफरेंट पर्सपेक्टिव में पेश की गई है। कि आप देखो बिहेवियर है, और नीचे पैराडाइम चेंज। पैराडाइम चेंज से मुराद है कि आपके पूरे सोचने समझने बिहेव करने का सिनेरियो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। डीप चेंज, जैसे मैंने पहले बताया कि जो बिहेवियर है वो समंदर के ऊपर आ रही है, आइसबर्ग का हिस्सा है। और समंदर के नीचे जो चीज़ें आ रही हैं जो कि दिखाई नहीं दे रही, वो ये हैं सारी चीज़ें, कल्चर, बिलीव, वैल्यूज, एटीट्यूड वगैरह वगैरह। इनमें चेंज लाना बेटा बड़ा मुश्किल है। बिलीफ में चेंज नहीं लाया जा सकता, बहुत मुश्किल से आता है, कई साल लग जाते हैं। वैल्यूज उसके बाद उन बिलीफ्स पे बनती हैं, इसमें लाया जा सकता है चेंज। और एटीट्यूड प्रॉब्लम भी काफ़ी लोगों में होती है, उसके अंदर भी चेंज लाया जाता है। ये मिलके यहाँ बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये एरो आप देख रहे हो? तो अगर आपने किसी में तब्दीली लानी है तो उसको तालीम और तरबियत देनी पड़ेगी, उसकी ये चीज़ें जो ये रट से आपको नज़र आ रही हैं ये चेंज करनी पड़ेंगी, तब जाके उसका बिहेवियर चेंज होगा। मिसाल के तौर पे एक बंदे का लर्निंग एटीट्यूड ही नहीं, आप उसको लाख पढ़ा लो, उसने पढ़ के ही नहीं देना, क्या कर लोगे आप? उसका मसला उसका बिहेवियर है। और बिहेवियर कैसे बना? एटीट्यूड वैल्यूज से बना। हो सकता है वो सोचता हो कि पढ़ाई की कोई वैल्यू ही नहीं है, अब उसकी ये सोचे कि पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं है, उसका बिहेवियर ऐसे ही रहेगा।
तो उसका बिहेवियर चेंज करने के लिए आपको उसकी सोच यानी वैल्यू बिलीफ के अंदर जाके, इस समंदर के अंदर जाके यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। अब बात समझ रहे हो मेरी? तो ये डीप चेंज इसलिए आता है तो क्योंकि, और ये सबसे मुश्किल तरीन काम होता है दुनिया का, आप किसी को नहीं सिखा सकते यहाँ पे। 18-20 साल के बाद जब आप बड़े हो जाते हैं ये चीज़ें चेंज नहीं होती, जो बन गई वो बन गई। ये 19-20 के फ़र्क से, ठीक है। इसलिए जो शनाख्ती कार्ड की उम्र है वो 18 के बजाय 15 साल भी रखी जा सकती थी, 20 साल भी रखी जा सकती थी, लेकिन गोरे ने जो कहा है वो मेडिकली भी ये कहा, वैसे भी कहा है कि 18-20 साल में जो चेंज आ गया। अब जो बिहेवियर है वो उसको रिफ्लेक्ट करेगा। अगर ये चीज़ डीप चेंज लाना है तो इसके लिए फिर काउंसलिंग, सॉफ्ट स्किल के कोर्सेज जैसे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, ये चीज़ें सिखा सिखा के तालीम, एजुकेशन से फिर इस चीज़ को चेंज किया जा सकता है, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। हाउएवर अगर आप यहाँ पे देखें बिहेवियर, तो ये शैलो चेंज है। शैलो चेंज ऑथर ये कह रहा है, ये पूरी बुक से लिया गया है। शैलो चेंज से मुराद ये कि आसानी से आ जाएगा चेंज, जैसे प्रोडक्ट्स में आ गया, सर्विसेज में आ गया, एचआर पॉलिसीज वगैरह उसके अंदर चेंज आ गया, तो ये आपका क्या हो गया, शैलो चेंज हो गया। ठीक है जी। अब देखिए ये स्लाइड बड़ी इंटरेस्टिंग स्लाइड है और बड़ी इस पैरामिड को जो है वो क्या नाम है एक्सप्लेन कर रही है। सबसे पहले बिलीफ देखें, यू कैन डू इट इफ़ यू रियली वांट इट, योर डॉक्टर स्टाफ वुड राइज टू योर एक्सपेक्टेशन। ये सारी एग्जांपल्स हैं उसकी। ये बिलीफ है कि यार मेरा बिलीफ ये है कि यार ऐसा ऐसा हो सकता है। वैल्यूज़ क्या है मेरी, मैं ट्रस्ट करता हूँ, मैं यकीन रखता हूँ एक अल्लाह पे, मैं कमिटेड हूँ, मैं इक्वल अपॉर्चुनिटी पे यकीन रखता हूँ, मैं ऑनेस्टी इज़ माई बेस्ट पॉलिसी, ये एक वैल्यू है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी क्या है, एक वैल्यू है। ठीक है। एटीट्यूड क्या है, यस मैं ट्राई करूँगा, मैं करके दिखाऊँगा, मैं आखिरी हद तक जाऊँगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। जैसे मोहम्मद अली है, वो क्या कहता है कि मैंने आखिरी वक्त तक फाइट करनी है। ठीक है। ये सारे लेजेंड्स हैं, इनकी मिसाल मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ, दुनिया मानती है इनको। ठीक है। ये लेजेंड्स हैं, ये सारे के सारे एटीट्यूड की मिसाल। और बिहेवियर क्या है, ये सब आपके सामने एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। ठीक है। ये काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्लाइड है, इसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं विजन स्टेटमेंट के ऊपर कि विजन स्टेटमेंट है क्या। देखो फ़र्क समझ लो विजन स्टेटमेंट और मिशन स्टेटमेंट में। जो विजन स्टेटमेंट है, विजन होता है लॉन्ग टर्म के, आप खुद को लॉन्ग टर्म में कहाँ देखते हैं, जैसे कि आप खुद को 10 साल बाद कहाँ देखते हैं, वो आपका विजन हो गया। ये लिख लो कॉपी पे। मिशन स्टेटमेंट की ऑफिशियल डेफिनेशन है दी पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी आपके वजूद का मकसद। फॉर एग्जाम्पल अब्दुल सत्तार एदी, उनके ज़िंदगी का मकसद क्या था, टू सर्व ह्यूमैनिटी। क्या था, टू सर्व ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत की खिदमत। उस बंदे ने जाते जाते मरते मरते भी अपनी आंखें डोनेट कर दी। ठीक है। इंसानियत की खिदमत के लिए। यहाँ पे बैरिया के अंदर भी आप उनकी तस्वीर लगी हुई है, वो एक पैलेंथ्रोपिस्ट है। ठीक है। मिशन, कि आपका इदारा, आपके ऑर्गेनाइजेशन किस मकसद के लिए आज वजूद में है, जिंदा है, क्या है, द पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस। ठीक है। लेकिन विजन स्टेटमेंट अलग है। विजन स्टेटमेंट में ये नहीं है। विजन स्टेटमेंट में ये कि आप लॉन्ग रन में खुद को कहाँ देखते हैं। ये देखें एग्जाम्पल के तौर पे सामने लिखी हुई है आपके पास कि हमने अपने कस्टमर स्टाफ की हेल्प करनी है। ये इसी तरीके से बैरिया की भी विजन और मिशन स्टेटमेंट है जो उसकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप देखिएगा। बैरिया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर आपको विजन और मिशन स्टेटमेंट मिल जाएगी। लेकिन होती क्या, इनमें क्या होना चाहिए, विजन में लॉन्ग रन प्लानिंग होनी चाहिए कि आप खुद को कहाँ देखते हैं कि आई वांट टू सी माई सेल्फ एज अ गुड इंजीनियर इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, ये आपका विजन हो गया। ठीक है, सही हो गया। लेकिन मिशन स्टेटमेंट आपकी इदारे की क्या है कि आप किस मकसद के लिए जिंदा है, ये आपकी मिशन स्टेटमेंट हो गई। ठीक है जी। यहाँ तक देखें कोई चीज़ समझ में ना आई हो। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस स्लाइड के ऊपर मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। ठीक है। और इस स्लाइड के ऊपर मैं आपको रोक के ये कहूँगा कि एक बुक का मैं आपको नाम बता रहा हूँ, वो लिख लें। ठीक है। और बुक का नाम है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ये सब लिख लीजिए, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ये आपको मिल जाएगी। ठीक है। और ज़िंदगी में एक मरतबा ये बुक ज़रूर पढ़ लीजिएगा अगर आपने ज़िंदगी में कामयाब होना है, कि जो साइब से हाईली इफेक्टिव पीपल हैं तो क्या बुक, क्या हैबिट्स हैं, और वो हैबिट्स आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर हैं। इन हैबिट्स को हम डिस्कस करते हैं जितना हमारा क्लास का टाइम है। ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में भी फिर हम इन्हीं हैबिट से कंटिन्यू करेंगे कि 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल क्या है। ठीक है। सही है। तो इसके ऊपर जो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल है, आप ये देखें कि आपको लग रहा है बी प्रोएक्टिव। ठीक है।
बी प्रोएक्टिव, ठीक है। उसके बाद बिगिन विद द एंड इन माइंड, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, और ये थिंक विन विन, एंड आफ्टर दैट सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड में। छठी है सेवन सिनर्जाइज, और ये सेवंथ है शार्पन दी सॉ, ठीक है। सेवन जो है वो है शार्पन दी सॉ, ठीक है। अब आप ये देखें, ये तीन लेवल बता दिए कि डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस और इंटरडिपेंडेंस, ठीक है। और जो बुक का नाम मैंने आपको बता दिया, सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, ये स्लाइड बेसिकली उस बुक से ली गई है, ठीक है। और ये आपको मिल जाएगी। पहली जो हैबिट है वो ये डिस्कस कर रहा है बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब आपको पता है, एक होता है एक्टिव होना, एक होता है प्रोएक्टिव होना। प्रोएक्टिव से मुराद ये है कि आप जो है वो बेसिकली क्या करें कि वक्त से पहले अपनी प्लानिंग करें, प्रोएक्टिव हो जाएं। जैसे कि अभी आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, आप क्विज़ेस असाइनमेंट्स की तैयारी पहले करना शुरू कर दें। दूसरा, बिगिन विद इन एंड एंड इन माइंड, यानी कि जो रिजल्ट है या जो एंड है उसको जहन में रखते हुए आप शुरुआत करें। थर्ड है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यानी कि जो सबसे पहला काम है वो सबसे पहले करें आप, ठीक है। चौथा, थिंक विन विन। विन विन से मुराद ये कि किसी को नुकसान ना हो, अगर कोई हार भी जाए तो उसके अंदर भी उसका फ़ायदा ढूंढे और अपना फ़ायदा भी ढूंढे, यानी कि एक सिचुएशन होती है विन लूज सिचुएशन, एक हार गया एक जीत गया, वो नहीं, ठीक है। बड़े लोग हमेशा हार जीत नहीं करते, बड़े लोग हमेशा जीत और जीत करते हैं, यानी विन विन के आप भी ऐसी सिचुएशन में आप भी जीतो और दूसरा भी जीते, या एक दूसरे का भी नुकसान ना हो कम से कम एटलीस्ट। पांचवा है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, पहले समझो बात क्या कही जा रही है फिर समझाओ, पहले समझो फिर समझाओ। छठा, सिनर्जाइज। सिनर्जाइज कहते हैं कि सबको मिला दो, सिनर्जी यानी कि सबको ऐड कर दो, सबको ऐड कर दो इन सब चीज़ को। सातवां, शार्पन दिशा। नाम से जाहिर है कि अपना छुरियाँ तेज़ करो, इसका मतलब छुरियाँ तेज़ करो मतलब इसकी लिटरल मीनिंग है, इसका मतलब ये है कि अब अटैक करने के लिए तैयार हो जाओ, ये मीनिंग है। समझ आ रही है बात, कि अब अटैक करने के लिए तैयार हो जाओ। तो ये हैबिट, जो सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जिस बुक का नाम मैंने आपको बताया और स्क्रीन पे सामने जो है वो ये चीज़ है, तो ये जो हैबिट्स जिस बंदे में भी होंगी, ठीक है, तो उसकी यहाँ पे पब्लिक विक्ट्री हो जाएगी। ये तीन चीज़ें आपकी प्राइवेट विक्ट्री यानी आपकी अपनी ज़िंदगी में विक्ट्री बनाती है, और बाकी की ये जो तीन चीज़ें ये पब्लिक विक्ट्री बनाती है, ठीक है। और ये चीज़ जो है बुक ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस करेंगे। अभी हम ये लाइव सेशन ख़त्म करके फिर क्वेश्चन आंसर्स ले लेते हैं स्टूडेंट्स के, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।